डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आधार है और मैं जहां का रहने वाला हूं वो बताने से पहले आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं क्या बेतुकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये कहानी मेरी आप बीती है। बस आपको समझाने में हो सकता है मुझ में कोई कमी रह जाए। इस कहानी को सुनते वक्त बस अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो इस किताब को पढ़ते वक्त मेरी ये बातों पर थोड़ा सा यकीन कर लीजिए। जैसे परियों की कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं, मन में एक छोटा सा भरोसा होता है, काश ये कहानियां सच होती। आपको पता है वो कहानियां सच नहीं है, लेकिन कुछ पलों के लिए आप यकीन कर लेते हैं। मेरी भी इस कहानी पर कुछ पलों के लिए यकीन कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप इस कहानी में खोते चले जाएंगे। मेरा नाम आधार है और मैं जहां का रहने वाला हूं उसे गुलामों का गांव कहा जाता है। यह गांव रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ। आसपास और भी कई गांव हैं और यहां पर जितनी फसल उगती है उससे गांव वाले गुजारा करते हैं, लेकिन टैक्स के रूप में जो हमें देना पड़ता है राजशाही परिवार को वो बहुत ज़्यादा होता है। कह सकते हैं कि 20% हम अपने खाने के लिए रखते हैं, 80% हम शाही परिवार को देते हैं। राजा के हुक्म हमें मानने पड़ते हैं। भले ही भूख से गांव में कई लोगों की मौत हो जाए, लेकिन 80% उगाया गया गेहूं वो राजमहल में ही पहुंच जाता है। हमारे गांव के पास में एक नदी गुजरती है और उस नदी को दूर दूर तक जैसे बंद किया गया है। पानी तो नीचे से गुजरता है, लेकिन वो पानी को कोई ले नहीं सकता। दीवारें दोनों तरफ की गई हैं। एक खाली जगह जहां से पानी हम भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है और वो पानी एहसान की तरह है जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। राजा के हुक्म, राजा हम पर बहुत मेहरबानी करता है कि हमें वो पानी पीने की इजाजत देता है, वरना भगवान ने तो जमीन के नीचे वो पानी सुखा दिया है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले यहाँ पर हरियाली हुआ करती थी, ढेर सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, बारिश हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे धरती का पानी खत्म होता चला गया। हमने जंगलों को बर्बाद कर दिया, जानवरों को खत्म कर दिया और उसके बाद हमें समझ में आना शुरू हो गया जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे वातावरण को ऐसा बनाने के लिए। और हमें एक श्राप मिला। वो श्राप किसी भगवान ने, किसी देवता ने नहीं दिया था, वो श्राप समय ने दिया था। धीरे धीरे ये इलाका रेगिस्तान में बदलता चला गया और उसके बाद यहाँ पर लोगों को इसी तरह से रहना पड़ा। बीच बीच में बारिश होती है, कुछ पानी जो बारिश का रुकता है वो फसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी अब भी कुछ उपजाऊ है जो यहाँ लोग संभाल कर रखते हैं। बाकी दूर दूर तक रेगिस्तान बना हुआ है। और यहाँ के हालात ऐसे कैसे पहुंचे उसे 100 साल पहले से समझा जा सकता है। लोग खुशहाल थे, दोबारा जंगल बसाने की हर कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक 100 एकड़ की जमीन है जहाँ पर कुछ और नहीं उग रहा था, मुर्दे उग रहे थे, मुर्दे। वहाँ मिट्टी से मुर्दे निकलते, रात के अंधेरे में लोगों को मारते। पहले पहले लोगों को लगने लगा था कोई कातिल है, लेकिन जैसे जैसे वो मुर्दे उगने लगे, बहुत ज़्यादा संख्या में निकलने लगे, लोगों को मारने लगे और युद्ध शुरू होने लगे। यही शाही परिवार था जिन्होंने उन मुर्दों के खिलाफ युद्ध किया था। उसके बाद यहाँ इलाके के सारे लोग उस कर्ज के नीचे दब गए। वो 100 एकड़ की जमीन को चारों तरफ से दीवार से बंद कर दिया गया। अब मुर्दे वहां से निकल नहीं पाते।
एक बड़ा सा दरवाजा है जो काफी ज्यादा पुराना है, जिसे कभी खोला नहीं जा सकता। कहते हैं वहां पहुंचने का एक और रास्ता है, लेकिन ये सिर्फ किंवदंतियां हैं। सबको पता है वो रास्ता ढूंढने की कोशिशें कई लोगों ने की, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाया। वो बुरे लोग जो वहां पर जाना चाहते थे। आखिर मुर्दों को दोबारा हमारे इस खुले इलाके में कौन आने देना चाहेगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जमीन थी जहां पर बुरी शक्तियां निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। यहां रेगिस्तान में क्या क्या चीज दफन है, हमें आज तक समझ में नहीं आ रही। कैसे कैसे जीव कई बार निकलते हैं रेत के बीच से, कई बार पुराने किलों के अंदर से वो बुरी आत्माएं लोगों का शिकार करने लगती हैं। एक से बढ़कर एक रहस्य हमारी इस दुनिया में भरे पड़े हैं और हमें उसका सामना हर वक्त करते रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी जिंदगी जीने के लिए भगवान हमें ताकत देता है। वो ताकत हमें सीने में दबाए रखनी पड़ती है और जिंदगी इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना पड़ता है। हम इस बार भले ही बारिश कम हुई थी, लेकिन फसल की बुआई बहुत ज्यादा कर रहे थे और इस काम में सबसे आगे मैं ही था। पहली बार हमारे इस गांव का मुखिया मैं बना था और शाही परिवार से कई सैनिक यहां पर आते जो हम पर हुक्म चलाने की कोशिश करते। क्योंकि मैं मुखिया था तो वो मुझसे इज्जत से बात करते थे। सिर्फ मुखिया ही किसी सैनिक से बात कर सकता है और कोई भी सैनिक से सीधा बात नहीं कर सकता। उसे भारी सजा मिल सकती है, उसे काल कोठरी में डाला जा सकता है, उसी महल की। मैं सैनिकों से बात कर रहा था कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा कम हुई है और हमारे गांव के लोग नदी से पानी भी बहुत ज्यादा कम लेकर आए हैं। हमने बारिश के पानी को भी बचाया, पीने लायक बनाया, इसीलिए वहां से पानी लाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। हमने कम पानी का इस्तेमाल किया है तो हमें कम टैक्स देना होगा। सैनिक ये बात मान नहीं रहे थे। काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, काफी ज्यादा बहस हुई, जिसके बाद हमें झुकना पड़ा। आखिर राजा से कौन झगड़ा मोल ले सकता था, इसीलिए हम तैयार हो गए। लेकिन फिर भी मैंने बात 70% पर मना ली थी, यानी 30% वो जो गेहूं हमने उगाया था वो भंडारण हम कर सकते थे। 70% हमें शाही परिवार को देना था। भले ही राजा क्रूर था, लेकिन टैक्स सबको देना पड़ता था। और यहाँ सिर्फ टैक्स ही नहीं देना पड़ता था, और भी ढेर सारी सजाएं थी हमारे लिए जो हमें भुगतनी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए कि हम पैदा हुए हैं इस इलाके में। लगभग 5 बैलगाड़ियों से हमने बोरों में भरकर वो गेहूं की उपज सीधा महल की तरफ भेजनी चाहिए। मैं उन बैलगाड़ियों के बिल्कुल साथ था। जब हम महल में पहुंचे, वहां दूर दूर से गांव के लोग आए हुए थे। हमारा ये राज्य सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। भले ही हम रेगिस्तान में हैं, लेकिन यहाँ पर ये महल के अंदर सारी सुख सुविधाएं हैं। झरने बने हुए हैं, हर चीज बनी हुई है। यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा है। जो राजा है वो अगर नदी के पानी का इस्तेमाल सबको करने दे तो हर तरफ हरियाली दोबारा लाई जा सकती है। लेकिन राजा जैसे ये करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम हमेशा के लिए गुलाम बने रहें, एहसान के नीचे दबे रहें। अगर यहाँ पर विद्रोह होता है तो राजा सजा देता है। बैलगाड़ियों की बारी थी। हर बार एक एक करके मुखिया आगे जाता, वो फसल को वहां पर ढेरी बनाकर छोड़कर आता और बदले में छोटा सा इनाम मुखिया को मिलता। मैं इनाम का लालची नहीं था, लेकिन जब हमारी बारी आई, उन बैलगाड़ियों से बोरे हमने उठाने शुरू किए। नीचे के 4 बोरे खाली थे। तब ध्यान दिया गया कि वो जो बैलगाड़ी थी, नीचे कई कीलें लगी हुई, जो कि इस बार ही शायद बैलगाड़ी को सही रखने के लिए लगाई गई थी, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ लगाई गई थी, जिस कारण कई बोरे फट चुके थे और उनमें से गेहूं निकल चुका था। तो कुछ बोरे खाली होने के कारण राजा काफी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसके महामंत्री हमें सजा देना चाहते थे। मैं पांव पकड़कर उनसे माफी मांगता गया, लेकिन वो चाहते थे कि सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं क्या कर सकता था? मैं कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद वापिस आकर मैंने गांव वालों को बताया, राजा ने हुक्म दिया है कि हमारे गांव में 5 सबसे ज्यादा मेहनती लोग लिए जाएंगे, जिन्हें गांव के बीच में जलाया जाएगा। ये उनकी सजा है, ताकि इसके बाद दोबारा ऐसी गलती ना हो। जितना अनाज वहां पर भेजा जाना है उतना ही पहुंचना चाहिए। अगर एक दाना कम पहुंचता है,
आगे से एक आदमी को जला दिया जाएगा। यह हमारे लिए दहशत से भरा हुआ था और उससे ज्यादा बुरा था ये गर्मियों की रातें। जब यहाँ बारिश खत्म होती है उसके बाद की ये जो रातें होती हैं ना, हमारे इन गांवों में भूतिया घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। रात के वक्त ऐसे मुर्दे नजर आते हैं जो धीरे धीरे चलते हुए लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जिनकी भी गर्दन या कंधे पर वो दांत गड़ा दें, वो इंसान धीरे धीरे काला होकर मर जाता है। जैसे शरीर में एक बीमारी होती है कि उसकी चमड़ी सड़ने लगती है, बिल्कुल जले हुए के बराबर, और उसकी मौत हो जाती है। हमें इस समय में घरों के अंदर बंद रहना पड़ता है, जबकि सिर्फ हफ्ता रह गया था। 5 लोगों को जलाया जाना था। मातम का माहौल था हमारे इस गांव में, और ऊपर से ये मुर्दों का कहर। रात के वक्त घरों के दरवाजों को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया जाता है, और घरों के दरवाजों पर वो जो मुर्दे होते हैं ना, वो सर मारने लगते हैं बहुत ज्यादा। कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किसी को नहीं पता, और इसे रोकने की कोशिश भी राजा ने कभी नहीं की। राजा बस चाहता था कि महल में ऐसी शक्तियां ना आएं, और महल में ऐसी शक्तियां नहीं आती थी, कोई घटना नहीं होती थी। वो राजमहल बहुत ज्यादा बड़ा था, कह सकते हैं 10 गांव उस राजमहल के अंदर बस सकते थे। 4 दीवारी थी, लेकिन राजा अपने बड़े बड़े गार्डन बनाकर रखना चाहता था जहां पर वो घूम सके, शाही परिवार घूम सके। इसीलिए किसी भी दूर दराज के इलाके के गांव के किसी आदमी को राजमहल में रुकने नहीं दिया जाता था। रात के वक्त पता नहीं कैसे किसी से गलती हो गई। दरवाजे के आगे वो पत्थर नहीं रखे या भारी चीज नहीं रखी, और एक मुर्दे ने वो दरवाजा तोड़ दिया था। गांव का मैं मुखिया था, लोगों को बचाना मेरा फर्ज था, लेकिन उस मुर्दे को खत्म कैसे करना है वो मुझे पता नहीं था। यहाँ किसी से भी ऐसा मुर्दा मारा नहीं जाता जो धीरे चलता है। वो दीवार के पीछे मैंने सुना है बहुत तेज, बिल्कुल इंसानों जैसे मुर्दे हैं, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली। ये मुर्दों को मारा तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ कहानियों में सुना है। वो औरत की चीखें मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे किसी चीज के पीछे वो छिपी हुई, और वो मुर्दा उस चीज को तोड़ने में लगा हुआ। मैंने वो पत्थर हटाया, अपने घर का वो दरवाजा मैंने खोला, और मैं भागा बाहर की तरफ। मैंने आसपास वैसे कई मुर्दे देखे थे, वो चलते हुए। उनके पास से मैं भागता हुआ निकल गया था, जिसके बाद मैं उस घर के अंदर गया जहां वो मुर्दा एक बड़े से बेड के नीचे हाथ मार रहा, और वो औरत अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर बेड के नीचे थी। वो मुर्दा अकेला उस भारी बेड को उठा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसे खरोंचे जा रहा, तोड़े जा रहा। मैंने वहां पर वो पत्थरों को, वो तेज धार चाकू को उसके पीठ पर मारना शुरू कर दिया, उसके सर पर मारने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं। फिर वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे काटना चाहता था। मैं जानता था अगर उसने मुझे काटा फिर मैं मारा जाऊंगा। खुद को बचाने की सारी कोशिशें मेरी जारी थी। मैंने उस औरत को कहा, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। मेरे घर के आगे वो पत्थर लगा हुआ है, तुम पत्थर को आगे कर देना, मैं अपने बारे में देख लूंगा कैसे छिपकर इनसे बचना है। भागो भागो। वो औरत अपनी बच्ची को लेकर भागी। उन मुर्दों से बचती हुई वो मेरे घर के अंदर चली गई। तब मुझे लगा आखिरकार मैंने उनकी रक्षा की है। उनकी रक्षा तो कर ली, अब मेरी रक्षा कौन करेगा वो मुझे पता नहीं था। बाहर से 2 और मुर्दे जो दरवाजे से अंदर आ चुके। अब 3 से लड़ना असंभव के समान था। मुझे मौत नजर आने लगी थी। मेरे पास जो भी था मैंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उनकी पकड़ में आ गया। और तब एक फरिश्ता मुझे नजर आया, जिसकी कहानियां तो मैंने सुनी थी, कभी देखा नहीं था, लेकिन उसे फरिश्ता नहीं दानव माना जाता था। छाया पुरुष, एक बिल्कुल छाया के समान, जैसे उसके कपड़े इतने ज्यादा काले हों कि वो छाया ही लगता है। लेकिन मैंने उसे करीब से देखा, उसके कपड़े काले नहीं थे, वो पूरा का पूरा काला था, सिर्फ सफेद चमकती हुई आंखें। क्या था वो? इंसान था या कोई जीव था मुझे पता नहीं, लेकिन उसने उन तीनों मुर्दों को काट डाला। उसके पास तलवार थी, लेकिन वो तलवार ऐसी कि मुर्दे कटने के बाद दोबारा हिल नहीं पा रहे थे, जैसे मर चुके थे। और मुझे बचाने के बाद उसने वो दरवाजा बंद किया, भारी चीजें आगे लगाई, और मुर्दे अब बाहर थे।
मुझे उससे ज्यादा डर लग रहा था। जो ऐसे मुर्दों को मार सकता है जो किसी से मरते नहीं, तो वो मेरे साथ क्या करेगा? कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगा? छाया पुरुष की कहानियां सुनी थी मैंने, एक बहुत बड़ा कातिल जो शाही परिवार के सदस्यों तक को मारता रहता है, ऐसी ऐसी शक्तियों को वो काट डालता है, उसका कोई सामना कर नहीं पाता, और वो इंसानों को भी मसल देता है, मसल। मुझे लगा मुझे मारने के लिए आया होगा, शायद बेवजह ही उन मुर्दों को मारा और फिर मेरी बारी। लेकिन मेरे सामने बैठा और कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें बचाने के लिए आया हूं और अब तुम सुरक्षित हो। मैंने भी थोड़ा घबराना कम किया और मैं कहने लगा, तुमने मेरी मदद की है, धन्यवाद, वरना मैं उनसे बच नहीं पाता। लेकिन अब तुम जा सकते हो, अगर तुम कुछ बुरा ना करना चाहते हो तो। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो पहले मार देता, अब भी तुम्हारे मन में घबराहट है मेरे प्रति। शायद कुछ बुरी कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं उतना बुरा नहीं हूं, और खास तौर पर तुम्हारे लिए एक रिश्ता है तुम्हारे साथ, मेरा एक रिश्ता। तुम्हें नहीं पता, वो भविष्यवाणी जल्द ही सच होने वाली है। मैंने कहा, कौन सी? उसने कहा, वही वाली जो सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। एक मसीहा जल्द ही यहां पर काबिज होने वाला है, और वो मसीहा दोबारा दुनिया को बदल कर रख देगा। ये बुरी दुनिया दोबारा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। वो छाया पुरुष छत के रास्ते से बाहर जा चुका था, और बाहर जितने मुर्दे एक एक करके उसने सबको काट डाला था। जैसे उसके वार से कोई मुर्दा दोबारा उठता ही नहीं, ऐसी शक्ति थी उसके अंदर, और वो मुझे जिंदा छोड़ गया। शायद मैं वो पहला इंसान था जिसे छाया पुरुष ने जिंदा छोड़ा, वरना मैंने कहानियां सुनी हैं कि छाया पुरुष जिसके पीछे पड़ जाता है उसे मार ही डालता है, चाहे सीना लेकर जाओ, चाहे बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे छिप जाओ, छाया पुरुष वहां पर पहुंच ही जाता है, और जिसे मारना है उसे मार ही देता है सही समय पर। सिर्फ राजा और उसका परिवार जो कि बचे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसे ताकतवर सैनिक हैं जो कहते हैं इस दुनिया के नहीं हैं, किसी दूसरी दुनिया के हैं। वो राजा इसीलिए बचा हुआ है। जब अगली सुबह ये बात मैंने कुछ गांव वालों को बताई थी, तो गांव वाले कह रहे, ये बात गुप्त रखना अपने तक, अगर ये बात राजा तक पहुंच गई फिर तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। राजा जिस पर गुस्सा हो जाता है, जो अजीब लगता है, उसे मरवा डालता है। लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया तो सैनिक हमारे गांव में आए थे, और उन्होंने चुनाव करना शुरू किया कि हमारे गांव में वो 5 लोग कौन से हैं। मैं सैनिकों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, हमारे पास जो 20% अनाज भी है वो भी ले जाओ, हम कुछ ना कुछ करके जिंदा रहने की कोशिश करेंगे सब मिलकर। लेकिन वो सैनिक नहीं माने। 4 लोगों का चुनाव हो चुका था और 5वें का चुनाव नहीं हो रहा, और सैनिकों ने तब मेरी तरफ उंगली उठाई कि तुम भी सही लगते हो। हमें राजा का संदेश मिला है कि इस गांव के 5 सबसे ताकतवर, सबसे समझदार लोगों को लेकर आना है, जिन्हें जलाना है बाद में इसी गांव में। उसके बाद वो सैनिकों की संख्या 40 थी। गांव वाले मुझे बचाने में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे हमें बचाया नहीं जा सकता। मेरी मां की आंखों में भी आंसू थे, और मुझे लगा अगर राजा मुझे मारना चाहता है फिर मेरे बचने की कोई चांस नहीं, कोई मुझे बचा नहीं सकता। लेकिन अचानक छाया पुरुष दिन के वक्त देखा गया। मेरी आंखों के सामने 40 सैनिकों को उसने मार डाला था, और 40 सैनिकों की लाश देखकर गांव वाले खुशी खुशी छाया पुरुष के सामने झुकने लगे, और छाया पुरुष खड़े होकर कह रहा था, मैं कोई मसीहा नहीं हूं, बस जिससे दुश्मनी है उसे मार डालता हूं। लेकिन मुझे पता था भविष्य में तबाही होने वाली है। उसने सैनिकों को मारा है, संख्या भले ही 40 हो, उसके बाद 400 आएंगे, 400 के बाद 4000 आएंगे, और फिर 4 लाख आएंगे। जहां किसी सैनिक को मारा जाता है ना, वो राजा के सैनिक बदला लेने के लिए जरूर आते हैं। सिर्फ 5 लोग, पहले सिर्फ 5 लोग चाहिए थे,
उस छाया पुरुष ने शायद मुझे बचाने के लिए यहाँ उन्हें मारा है, लेकिन अब वो सैनिक भारी संख्या में आएंगे, जिसके बाद सभी गांव वाले शायद मारे जाएं। शायद पूरे के पूरे गांव को जला दिया जाए। मेरी मां सहित पूरे गांव को जलाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो निर्दयी बेरहम राजा हमेशा से ऐसा ही करता आया है। उसके बाद वो छाया पुरुष मुझसे अकेले में मिलना चाहता था। मैंने उससे अकेले में बात की। मैंने कहा, तुम्हें शायद कोई ना मार सके, लेकिन हम बच नहीं पाएंगे। वो राजा और उसके सैनिक मंत्री हमारे पीछे पड़ जाएंगे और इतनी विशाल लाखों की सेना हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये छोटा सा गांव है। और उस छाया पुरुष ने कहा, तुम्हें बचना ही होगा। तुम्हें नहीं पता तुम कितने खास हो। तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा जरूरी है और तुम्हारे भविष्य में कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारा भविष्य उस राजा से जुड़ा हुआ है और सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ये गुलामी खत्म होगी, कैसे ये दुनिया बदलेगी, कैसे उस राजा को उसके सिंहासन से हटाया जाएगा और शाही परिवार जो सैकड़ों सालों से राज कर रहा है उनका अंत होगा। वो मैं सही समय पर ही बताऊंगा। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। सब कुछ अलग तरीके से। पहुंचा दो खबर राजशाही परिवार तक कि इन सब 40 लोगों को मारा है तुमने। अगर तुम ये बात उन तक पहुंचाओगे तो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हें ढूंढा जाएगा। और तुम्हें कैसे बचाना है वो मुझे पता है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मार सकता था। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं उसके सामने घुटनों पर आकर कह रहा था, तुम छाया पुरुष हो और बताया जाता है कि छाया पुरुष पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कातिल है, वो बेरहम है और तुम सही समय आने पर मुझे बेरहमी से मारोगे। उसने कहा, भरोसा करना होगा। जिस गुलामी में तुम हो शायद उस गुलामी से मैं तुम्हें बचा सकता हूं। भरोसा करो। मैं क्या कर सकता था? जैसा उसने कहा वैसी खबर शाही परिवार तक पहुंचा दी गई। राजा के 2 भाई थे और वो 2 भाई अब इस गांव में आने वाले थे। उससे पहले कई सैनिकों को भेजा गया, लेकिन मैं गांव छोड़कर उस छाया पुरुष के साथ भाग चुका था। मैंने उस छाया पुरुष के साथ रात के समय भागने की पूरी तरकीब बनाई थी। कैसे सैनिकों के सामने भागना है ताकि उन्हें यह ना लगे कि गांव वालों ने मुझे छिपा कर रखा है। गांव वाले बच चुके थे। मेरी मां को भी अलग नाम दिया गया ताकि पहचान ना हो पाए। इस तरह गांव वाले बच गए और सजा सिर्फ मुझे मिलनी थी और मैं वहां से भाग निकला। लेकिन मैंने देखा था रास्ते में छाया पुरुष उस रेत के अंदर समा सकता था, बिल्कुल एक छाया की तरह। अगर किसी के सामने आता वो छिप सकता था, गायब हो सकता था। उसकी कोई पहचान नहीं थी, मेरी पहचान थी। मैं छिप नहीं सकता था, सिर्फ भाग सकता था। अगर कभी उन सैनिकों के हाथ में लगा तो मारा जाऊंगा। खौफ था, मेरी आंखों में खौफ। और अपने गांव को छोड़ना भी बहुत भयानक हो सकता है। मैं किसी गांव में नहीं छिप सकता। रात के वक्त मुझे इस रेगिस्तान में किसी न किसी जगह रुकना होगा। और कहानियां अब भी हैं कि अलग अलग तरह के जीव इस मौसम में रात के वक्त उठते हैं। कहते हैं जिंदा इंसानों को सूंघ लेते हैं। ऐसी जगह मेरा जिंदा रहना असंभव के समान था। रात के वक्त वो छाया पुरुष मेरे साथ था, कई मुर्दों को मार रहा। और उसके बाद एक पेड़ के नीचे पूरी तरह से शांति। रात के वक्त इस तरह से बाहर कोई नहीं सोता और मैंने तो रात को आसमान तक नहीं देखा। उसके साथ मैं आसमान देख पा रहा। भले ही मैं भूखा था, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे ये होती है आज़ादी, ताकत होनी चाहिए। और मेरा सवाल उससे यही था, तुम क्या इंसान हो या कोई जीव हो या कोई जानवर हो? क्या हो तुम? उसने कहा, यह तुम्हें समय आने पर पता लगेगा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे और सवालों के जवाब सही समय पर मैं देता रहूंगा। और तुम्हारे मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं मुर्दों को मार कैसे पा रहा हूं? जो मरकर जिंदा हो चुके हैं, आखिर दोबारा मैं उन्हें मार कैसे देता हूं? और मेरे हथियार से मरने के बाद वो दोबारा जिंदा क्यों नहीं होते? मैं खड़ा हो गया। यही सवाल उससे पूछना चाहता था। शाही परिवार के सदस्य हों या कोई और भी, किसी को पता नहीं है कि आखिर मुर्दों को कैसे मारा जाए। यही तो कारण है
कि और दूर दूर के जो राज्य जो कि बर्फीले इलाकों में रहते हैं वो हमारे साम्राज्य पर हमला नहीं करते, क्योंकि कोई भी जंग दिन के वक्त जीती नहीं जा सकती। कई दिन तो लगते हैं और कई दिन लगेंगे तो रात भी आएगी, और रात को यहाँ इस मिट्टी पर मुर्दे पता नहीं कहाँ से आते हैं, काली शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, और ऐसा छाया पुरुष भी, तो सब डरते हैं। इंसानों से लड़ा जा सकता है, ऐसी ताकत से नहीं। इसी कारण हमारे साम्राज्य पर कोई और हमला भी नहीं करता, और हमारा ये राजा सारे के सारे राज्यों से ज्यादा ताकतवर है। अगर इसकी उंगली किसी तरफ हो जाए तो सब थर थर कांपते हैं। शायद यही कारण है कि ये इतना ज्यादा क्रूर है। अपने महल को, अपने उस साम्राज्य को विशाल बना रहा है, लेकिन लोगों को कमजोर। मेरा उससे यह सवाल दोबारा हुआ, बताओ मुर्दों को कैसे मारा जा सकता है? और उस छाया पुरुष ने कहा, मुर्दों को मारने के लिए सबसे पहले कोई भी तेज धार हथियार चाहिए जो उन्हें काट सके, जो उन्हें पेट में घोंपा जा सके। ऐसा हथियार अगर तुम्हारे पास है और तुम उसका इस्तेमाल सच्चे दिल से करते हो, क्योंकि हथियार को हम सिर्फ धातु मानते हैं, जैसे कोई पत्थर इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। जैसे पेड़ पौधे, हमें लगता है उसमें जीवन है, इंसानों में जीवन है, लेकिन धातुओं में जीवन नहीं। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। धातुएं, तलवार, चाकू, ऐसे हथियार जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उससे एक रिश्ता जुड़ने लगता है। तुम्हारा हथियार जैसे तुमसे बात कर सकेगा, भले ही वो शब्दों वाली बात नहीं होगी। जब तुम अपने हथियार को देखोगे तुम्हें अपनापन महसूस होगा। वो जुड़ाव जितना बढ़ता जाएगा, एक समय वो हथियार तुमसे जुड़ा होगा। उस हथियार से मारे गए किसी भी मुर्दे को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। मेरा यह हथियार जब तक मेरे पास है, इससे मैं किसी को भी मारूं, किसी भी शक्ति को, वो दोबारा उठ नहीं सकता। तुम्हारे पास क्या हथियार है? मैंने कहा, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। घर में कुछ सब्जी काटने के लिए वो चाकू वगैरह होते हैं, बाकी फसल को काटने के लिए औजार होते हैं। हथियार रखना गुनाह है, गैर कानूनी है, हम हथियार नहीं रख सकते। उसने कहा, यही तो गुलामी की निशानी होती है। उच्च स्तर पर हथियार रखना सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन निचले स्तर पर किसी को भी हथियार रखने नहीं दिया जाता, सुरक्षा के लिए भी नहीं, क्योंकि यही तो गुलामी की शुरुआत के लिए पैदा किया गया माहौल होता है। आपके पास हथियार नहीं होंगे, आप विद्रोह नहीं कर सकते। आप विद्रोह नहीं कर सकते तो आप हमेशा गुलाम रहेंगे। चुनाव करो, अपने हथियार का चुनाव करो। मैंने कहा, कैसे चुनाव करूं? तब वो मुझे उस रात के अंधेरे में एक ऐसी जगह लेकर गया, एक खास जगह सैनिकों की, जहां पर हथियार ही हथियार पड़े थे, लेकिन वहां सैनिक कभी भी आ सकते थे। मेरी आंखों के सामने उसने 17 सैनिकों को मारा। वो एक छाया था। छाया तो कहीं भी पैदा हो सकती है, कहीं भी खत्म हो सकती है। रेत से निकलकर वो लोगों को मारने लगता, और 17 सैनिकों को उसने मारा, और वो हथियार मेरे सामने। और उसने कहा, चुनाव करो, हथियार का चुनाव करो, तुम्हें एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ना है। मैंने भी बिल्कुल उसके जैसी तलवार का चुनाव किया। मैं जैसे उसकी नकल करना चाहता था, शायद ये कारण था। मुझे लगा अगर उससे गलती हुई होगी, अगर मैं किसी हथियार का चुनाव कर लूंगा, बाद में वो मुझसे जुड़े ना, फिर क्या होगा? तो मैंने बिल्कुल वैसी तलवार चुनी जैसी उसके पास थी। अब हम दोनों के पास 2 तलवारें। मुझे लड़ना नहीं आता था और उसने मुझे लड़ना सिखाया। वो जो तरीके अपनाता ना, मैं सीखता जा रहा था। कम से कम खुद को बचा तो सकता था। अगर कोई सैनिक सामने आ जाए, उसके पास तो ट्रेनिंग होगी, फिर भी मैं कोशिश तो कर सकता हूं। वो मुझे रात के अंधेरों में एक गांव से आगे दूसरे गांव तक ले जाता रहा। सीधा सफर उस राजमहल की तरफ था, और यही मेरे लिए डर का सबब था। हमें उस तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा। तुम तो बच जाओगे, मैं मारा जाऊंगा। और छाया पुरुष ने कहा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, यकीन करो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मुझे डर लग रहा, ना सिर्फ अपनी मौत से, बल्कि उसके शब्दों से भी। वहां सिर्फ मुर्दे नहीं देखे मैंने, रात के वक्त जलते हुए घोड़े देखे। वो जलते हुए घोड़े इंसानों के करीब आते हैं, उसके बाद वो इंसानों से चिपकने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जैसे पेट्रोल की तरह शरीर पर चिपक जाते हैं। वो भी जलते रहते हैं, और जो इंसान उसके करीब होता है वो भी धू धू करके जल के मर जाता है। ऐसे घोड़े जब हमें मिले थे,
वो परछाई रेत से निकलकर उन्हें काटने की कोशिश कर रही, लेकिन वो घोड़े जब कटते तो दो आकार में बन जाते, यानी कि एक घोड़े को काटो तो छोटे छोटे दो, अब उन दोनों को काटो तो छोटे छोटे तीन, और ऐसे छोटे से छोटे आकार उनके होते जा रहे। और जब वो हमला करना चाहते थे, बचना मुश्किल था, लेकिन उस छाया पुरुष ने मुझे तलवारबाजी सिखाई थी, जिस कारण मैं भी अब वहां पर युद्ध करने लायक, लेकिन ऐसी शक्तियों का जो अपना रूप बढ़ा सकती हैं, बदल सकती हैं। कटे हुए वो घोड़े धीरे धीरे जुड़ते और दोबारा पहले जैसे आकार में आ जाते। अब मैं जानने लगा था, उसकी तलवार भले ही मुर्दों को मार सकती थी, ऐसे जलते हुए घोड़ों को नहीं मार सकती थी। उस जलते हुए घोड़े को मारने का इंतजाम उस छाया पुरुष ने मेरे सामने किया। वहां पर वो पानी को ढूंढने लगा और कई जगह पेड़ों के ऊपर पानी जो बारिश का था वो अभी रुका हुआ, उस पानी को निकालकर जैसे ही उस जलते हुए घोड़े पर उसने छींटे मारे, वो घोड़ा तड़पकर जमीन में समा गया। धीरे धीरे जैसे पिघला हुआ पानी सा बन गया था, और वो पानी रेत में जैसे रुक गया, छोटे से खड्डे के समान। ऐसा सभी घोड़ों के साथ उसने किया। वो पानी को निकालकर जब छींटे मारता, धीरे धीरे पानी भी बढ़ता जाता और घोड़ों के लिए एक जाल बिछ गया। वो खड्डे के बीच में जब घोड़े जाते, खुद ब खुद मरने लगते। कई घोड़े थे और धीरे धीरे उसने सभी घोड़ों को खत्म किया। और फिर वो छाया पुरुष मुझे कहने लगा, इनका अंत करने का तरीका पानी है, क्योंकि पानी की कमी यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इन्हें रोकना असंभव होता है। जिस गांव में ये आते हैं उस गांव को आग लग जाती है, इसीलिए सब इससे दूर रहना पसंद करते हैं। हर गांव में बाड़ा इसीलिए तो बनाया गया है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, धीरे धीरे मैं तुम्हें सिखाता जाऊंगा। वो सच में मुझे सिखाता जा रहा। मुझे खुले में सोने की आदत पड़ने लगी। भले ही अभी कुछ दिन हुए थे, लेकिन रात को वो मुर्दे और ऐसे जलते हुए घोड़े बड़ी आसानी से रोके जा सकते थे। घोड़ों के मरने के बाद जो उनका पानी बनता वो पीने लायक था। उसे किसी न किसी ऐसी चीज में भरा जा सकता था जिसे लेकर हम आगे बढ़ सकते थे। वो कई मरे हुए जानवरों की चमड़ी से मैंने एक ऐसा बैग सा बनाया जिसमें पानी भरकर अपनी पीठ पर टांगा। इस तरह पानी का इंतजाम होने लगा। वो साफ शुद्ध पानी, लेकिन खाने की कमी थी, और खाने की कमी उसने एक अलग तरीके से पूरी की थी। वहां पर कई छाया दानव थे जो छाया पुरुष जैसे, लेकिन उनके आकार बिल्कुल अलग। जब उन्होंने हमें घेर लिया था तब मुझे लगा अब हम नहीं बचने वाले। मैं तो सिर्फ एक छाया पुरुष के साथ हूं, लेकिन यहां पर तो चारों तरफ वैसे छाया पुरुष हैं। लेकिन उसने बताया ये छाया पुरुष नहीं, छाया दानव है। इनकी कमजोरी है, और उस कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारी भूख के लिए होगा। इनके मरने पर इनका जो मांस है ना, वो एक फल के समान बन जाएगा। जहां पर ये मरते हैं वहां पौधे लगते हैं, और वो पौधे हमेशा फल देते रहते हैं पूरा साल। इन्हें मारना होगा। लेकिन छाया को कैसे मारा जाता है? मैं तो उसे मार नहीं सकता था। उसने कहा मुझे मारा नहीं जा सकता, इसीलिए मेरी कमजोरी मैं किसी को बताता नहीं। लेकिन सामने जब वैसे ही छाया दानव आए तो उसे बताना ही पड़ा इन्हें कैसे मारा जा सकता है। और शायद ये उसकी भी कमजोरी थी, जो वो मुझे बताने वाला था। उन छाया पुरुष की कमजोरी थी कोई भी जीवित पेड़ पौधों की पत्तियां या पेड़ पौधे के तने या जड़ें, ऐसी चीज अगर उन्हें छू जाए ना तो वो पौधों में बदल जाएंगे। यहाँ पर दूर दूर तक कोई पौधा नहीं था, लेकिन छाया पुरुष ने कहा चाहे कोई भी जगह हो, वहां पर तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मिल ही जाएंगी जिन्हें जीवित माना जाता है। पौधों की श्रेणी में घास, जो किसी भी हालात में जिंदा रह सकती है। जिस हालात में घास भी मर जाए, वहां अगर नमी हो तो वहां फंगस पैदा होती है। काली फंगस, अलग रंग की फंगस, हर उस चीज को भी एक जीवित पौधा कहा जा सकता है। हम भाग रहे, वो हमारे पीछे। छाया पुरुष मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराहट की आवाज जानता था वो तो उनके जैसा है, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन वहां पर कई जगह घास के वो तिनके मिलने के बाद वो छाया जो यहां से गायब होना चाहते थे, वो दानव, उन्हें पकड़ना आसान। छाया पुरुष रेत के नीचे से निकल सकता है, लेकिन रेत ऊपर की तरफ उठती है।
छोटा आकार ही सही, जब वो वहां से निकलता है पता चलता है। जहां से वो बाहर निकले वहां घास को रखो या ऐसी फंगस को फेंको, पत्तों को फेंको, ऐसे पेड़ पौधे के तने को फेंको तो वो मरते हैं। वहां लगभग 7 छाया मानव थे, सभी को पौधों का रूप दिया। मरे हुए वो पत्ते उन्हें पौधे का रूप दे चुके और वो पौधे बड़े आकार के थे। रेगिस्तान के बीच लगे हुए ये पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की शुरुआत हो रही हो। भले ही 7 पेड़ लगे थे लेकिन दूर दूर तक वो फैल गए और यहाँ उन्हें फल भी लगते। जमीन के नीचे, बहुत नीचे उनकी जड़ें पहुंच गईं। शायद वो जिंदा भी लंबे समय तक रह सकते थे और ऐसे यहाँ लोगों को कुछ मदद जरूर मिलेगी। आगे सफर काफी लंबा रहा। उन मुर्दों से रोज लड़ने का मौका मिलता और मेरी तलवारबाजी बहुत अच्छी होती गई। छाया पुरुष को भी मैं रोकता और मैं इंतजार करता ऐसे छाया पुरुष, ऐसे छाया दानव ज्यादा से ज्यादा आए ताकि मैं उन्हें मारकर पेड़ पौधों का रूप दे पाऊं। शायद इस रेगिस्तान के अंत का ये तरीका हो सकता है। बुरी शक्तियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो छाया पुरुष मुझे ये सब बातें बताता जा रहा था। मैं उसके साथ उस राजमहल के बेहद करीब। वो गांव वाले हमारी मदद करना नहीं चाहते थे, लेकिन छाया पुरुष ने मुझे बेरहमी भी सिखाई। कई बार इस दुनिया में वो खास मकसद के लिए, वो खास काम के लिए आपको कुछ बेरहमी दिखानी पड़ती है जब सामने आपको विद्रोह मिले। विद्रोह लोगों की गुलामी को दूर करने के लिए, और उस समय आपको हथियार अपनों के खिलाफ भी उठाना पड़ता है। और मुझे उठाना पड़ा था क्योंकि मुझे रोकने के लिए वो गांव वाले पहले से वहां थे। जैसे लाशों से पता लगता जा रहा था सैनिकों को कि पीछे कोई बड़ी ताकत आ रही है, लेकिन वो गांव को पार करना मुश्किल था, असंभव नहीं। वो किला, वो महल जिसकी बाहर की 4 दीवारी बहुत विशाल, जिसे फांदा नहीं जा सकता, आगे का वो बड़ा द्वार जिसके पास से नीचे एक नाला गुजरता। उस नाले में ऐसे ऐसे पौधे लगे हुए थे कि आप गिरें तो आपके शरीर में जहर चला जाएगा। उस बड़े द्वार को बंद किया गया, यानी हमारा अंदर जाना असंभव, और हम बाहर थे। जितने सैनिक आते, छाया पुरुष और मैं उन्हें मारता। मुझे भी ताकत का इस्तेमाल करना आ गया था। वो तलवार मुझसे जुड़ चुकी थी और रास्ते में ऐसे ऐसे दानव मिले जिनकी हड्डियों का इस्तेमाल छोटे दानव बनाने में किया जा सकता था, जो आपके आसपास आपकी सुरक्षा करते। छोटी सी सेना बना ली थी हमने। वहां पर कई पौधे थे जो चल सकते थे। ऐसे ऐसे दानवों का सामना करके हम यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ सिर्फ सैनिकों का सामना नहीं करना पड़ रहा था, ऐसी काली शक्तियां भी उस महल की सुरक्षा कर रही। और ये सबसे अजीब चीज थी, क्योंकि ऐसे दानव, ऐसे जीव, ऐसी काली शक्तियां सिर्फ हमें मारने के लिए हैं, ये महल की सुरक्षा भी करती हैं। ये मेरे लिए झटका था और ये सबूत था कि वो राजा ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। शायद कई रहस्य हैं जो मुझे पता लगने चाहिए, और छाया पुरुष ने वो रहस्य अब तक मेरे सामने जाहिर नहीं किए थे। उन दानवों से भी युद्ध हो रहा, क्योंकि एक छोटी सी सेना हमारी तरफ भी थी। कुछ इंसान जो हमारी मदद करना चाहते थे, मैं उन्हें शिक्षा देता जा रहा। भले ही हजारों में थी हमारी वो सेना, लेकिन लाखों के बराबर थे। कई ताकतवर जीव उनमें शामिल थे, बड़े बड़े जलने वाले वो घोड़े जिन्हें रोकना असंभव हो रहा। वो राजा की सेना अंदर घुसी हुई, छिपी हुई कायरों की तरह दरवाजा खोलना नहीं चाहते थे, जबकि इससे पहले वो गांव वालों से टैक्स लिया करते और अब टैक्स बंद था। 6 महीने तक ऐसे हालात रहे और हमें वहां अंदर घुसने के लिए कुछ न कुछ अलग करना था। और उस छाया पुरुष ने कहा था, सही समय का हमें इंतजार करना होगा। वो हमला करने के लिए जब द्वार खोलेंगे बड़ी संख्या में, वही समय होगा अंदर घुसने का। तब परवाह मत करना, अपने मरते हैं या क्या होता है, हमारा उस महल के अंदर जाना ज्यादा जरूरी है। भले ही पीछे लाशें बिछती जाएं, हमें युद्ध यहाँ नहीं, महल के अंदर लड़ना है। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद दरवाजा खुला, वो द्वार खुला, और आगे का फट्टा, वो जो बड़ी सी नदी वो पेड़ों वाली बनाई हुई, उसके आगे वो फट्टा लगा, द्वार खुला और सैनिक भारी संख्या में आगे बढ़ने लगे। हम बिल्कुल पीछे थे। छाया पुरुष ने जैसा प्लान बनाया वैसा ही हम कर रहे। हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे और हम उस सेना के बीच से
जैसे एक घोड़े की छाल के बीच छिपकर महल के अंदर थे। द्वार बंद होने से पहले हमने वो लकड़ी के द्वार को जला दिया था, अंदर से उड़ा दिया था धमाके से, ताकि द्वार हमेशा के लिए खुला रहे। हमारी सेना भी धीरे धीरे अंदर घुस रही। युद्ध सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी हो रहा था। और इस युद्ध में वो महल के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो हमारा साथ दे रहे। ये युद्ध भयानक होता गया और ये कमजोरी को भांपकर कई राज्य इस राज्य पर हमला करना चाहते थे। वो छाया पुरुष और मेरा साथ दे रहे। मैं लीडर की तरह हो गया। हमारे पास सैनिक हजारों थे, लेकिन लड़ने में माहिर, और हमारा साथ देने के लिए दूर दूर के राज्य तैयार थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिनों में उस राजमहल के पहले हिस्से पर हमने कब्जा कर लिया। वहां पर ऐसे ऐसे दानवों का सामना किया था जो भयानक थे, जमीन से उठने वाले वैसे मुर्दे जो उनका साथ दे रहे। लेकिन हम जीतते जा रहे। हमने सब कुछ सीखा हुआ। हर एक सैनिक तैयार, लेकिन संख्या घटती है जब युद्ध होता है। जब दूसरी तरफ से कोई योद्धा मरता है तो हमारी तरफ से भी योद्धा मरते हैं। हमारी संख्या कम थी, उनकी ज्यादा थी, और हमारी संख्या कम होती गई। किसी और राज्य से मदद से पहले हमारी संख्या खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन विद्रोह की आग जो महल में फैलती है वो राजतंत्र को तबाह कर देती है। हमारी तरफ हुए कई सैनिक जो जान बचाना चाहते थे वो राजा के खिलाफ हुए, और राजा के खिलाफ विद्रोह जब अपने करेंगे तो राजा जीत कैसे पाएगा। महल के वो आंतरिक हिस्से में राजा ने अपने परिवार को बलि देकर ऐसे राक्षस पैदा किए जो हमसे लड़ने लगे। ये हैरानी वाली बात थी। वो राजा कब से ऐसी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। अगर लोगों को पता होता तो विद्रोह कब का शुरू हो जाता। लेकिन वो क्रूर राजा लोगों पर शासन करना चाहता था, हमेशा के लिए विजय रहना चाहता था। यानी ये जो काली शक्तियां इस इलाके में होती हैं, जिसका डर हर किसी के अंदर होता है, ये राजा करता था। जलने वाले घोड़े, वो दानव, ये कहीं ना कहीं से तो लेकर आता था, उन्हें यहां भेजता था और उसके बाद अपना आतंक मचा कर रखता और मदद के तौर पर लोगों पर एहसान करता, जिसके नीचे दबकर पूरी सल्तनत उसके अधीन थी। वो राजा के राक्षस बेहद भयानक थे और उनसे युद्ध भी बेहद भयानक। उस महल के कई हिस्से तोड़े जा चुके थे। विद्रोह के कारण ये युद्ध कभी खत्म होने वाला नहीं था। वो राजा अब जीत नहीं सकता था, लेकिन उसके दानव चारों तरफ फैलकर गांव में आग लगाते, लोगों को मारते, और हम उस राजा को उसी महल में रोक सकते थे। बड़े दानवों ने उन दरवाजों को ऐसे बंद कर रखा था कि उसके पीछे जाना असंभव था। ना तो वो छाया पुरुष मुझे बता रहा कि आगे कैसे हमें पहुंचना है, और ना मैं खुद तरीका ढूंढ पा रहा। लोग भले ही मेरे साथ थे, लेकिन जब तक आपको तरीका ना पता हो जीतने का, तब तक आप जीत नहीं सकते। ये कड़वा सत्य है। उसके दानवों का अंत हो गया, उसकी सेना का अंत हो गया। यहाँ पर सिर्फ विद्रोही थे जो हमारे साथ, पूरा का पूरा साम्राज्य हमारे साथ। बाकी के सभी देश के सभी बड़े बड़े सैनिक भी यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए आए थे, और इतनी विशाल सेना हमारे पास, और उस महल के उस कक्ष में वो कैद। उन राक्षसों और दानवों को मारने के लिए भी विदेशी शक्तियां तैयार, और यहाँ पर ऐसे काले जादू के वो जादूगर आए जिन्होंने उन दानवों को जमीन में समाया और दरवाजा तोड़ वो राजा अपने उस शयन कक्ष में वो कुर्सी पर बैठा हुआ, उसका सिंहासन जहां से वो निकालता था ऐसे दानवों को, वो सिंहासन उसकी शक्ति थी। उस पर बैठकर अपनी आत्मा से जोड़कर वो दानवों का इस्तेमाल किया करता। ऐसे बुरे दानव जो वहां से निकलते और लड़ने के लिए आगे आते। सिंहासन को तोड़ दिया गया। राजा अब कुछ नहीं कर सकता था और उसे वहीं पर मारा गया हमारी तलवारों के जरिए। वो 2 तलवारें उस छाया पुरुष की और मेरी जोड़ी जा चुकी थी। एक छाया पुरुष दानवों के स्वरूप में, एक इंसान दोनों की तलवार जो उनसे जुड़ी हो, एक इतनी शक्तिशाली हथियार के रूप में उभरी थी जो उस दानव को, जो उस राजा को मार सकती थी, चाहे उसके कितने भी रूप पैदा होते। उसका अंत हुआ, विद्रोह खत्म हुआ।
शासन खत्म हुआ और मुझे राजा घोषित किया गया था। तब उस छाया पुरुष ने कहा था, अगर तुम मुझे राजपाट दो तो मैं तुम्हें पूर्ण सत्य बताऊंगा। मेरा एक रूप बनेगा अगर तुम मुझे शासन दोगे और मेरा आखिरी काम करोगे। मेरा एक रूप बनेगा और मैं शासन कर पाऊंगा। तुम उसके बाद राजा बनकर कुछ भी कर सकते हो। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। अगर मैं उसे राजपाट दे देता तो मैं राजा कैसे होता? राजा तो वो बनता ना। मुझे धोखे की बू आ रही, लेकिन उस पर भरोसा करके मैं यहां तक पहुंचा था। शायद उसके बिना तो अपने गांव में मैं मारा जाता। इतना लंबा युद्ध मैं उसकी वजह से कर पाया तो मैंने हामी भरी। विद्रोही जो अब हमारे इस शासन के अधीन थे, यानी हमारे लोग, वो खुशी से समा नहीं रहे और राजपाट छोड़कर मैंने छाया पुरुष को दिया। वो सबसे ताकतवर था यहाँ पर, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। अगर मैं सिंहासन पर बैठता भी वो विद्रोह करता, शायद वो फिर मुझे मार डालता, अपने वचन से बदल जाता हो सकता है। तो मैंने सिंहासन उसे दिया और उसने सत्य बताया और कहा, एक आखिरी काम चाहे जितना भी बुरा हो तुम्हें करना होगा। मैंने वचन दिया और उसने बताना शुरू किया। सैकड़ों साल पहले वो जमीन के अंदर से मुर्दे निकलना शुरू हुए थे। वो मुर्दे आसपास फैलते, सिर्फ उन लोगों को मारते जिन्होंने किसी का कत्ल किया हो। वो कातिल की बू को सूंघते उसे मारते। लेकिन ऐसे दानवों का इस्तेमाल भय पैदा करने के लिए किया जा सकता है, तो चारों तरफ भय पैदा किया गया कि वो लोगों को मारता है, बच्चों को और औरतों को भी। राजा के सैनिक जो कि इसके पूर्वज थे, उन्होंने मारा लोगों को, बच्चों को, औरतों को। भय पैदा किया कि ये काम वो मुर्दे करते हैं, वो काली शक्तियां करती हैं। इस तरह से बड़ी दीवार बनाई गई और उस दीवार के पीछे वो जमीन को बंद कर दिया गया जहां से न्याय के लिए वो निकलते थे मुर्दे। जो लोग मरे होते उनकी आत्मा मुर्दा बनकर वहां से आती अपना बदला लेने के लिए। लेकिन इस तरह उस दीवार को बनाकर लोगों पर शासन किया गया, उन्हें अधीन बनाया गया। फिर पानी को भी अपने अधीन किया गया और पानी के लिए लोगों को कर्जदार बनाया गया। राज शासन बढ़ता गया, इंसान का जीवन घटता गया, इंसान गुलाम हो गए और यहाँ सब डरते क्योंकि वो उस दीवार के पीछे से छोटे छेद के जरिए जो महल में निकलता है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे जादू के जरिए वो सिंहासन से जुड़ चुका था। अपनी मर्जी से ऐसी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था भय पैदा करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। उसकी सेना थी ये। वो मर गया तो ये खत्म। छाया पुरुष ने ये सत्य बताया और फिर मुझे बताया आखिरी काम। वो जो दीवार है उसे अंदर से ही तोड़ा जा सकता है, बाहर से नहीं। बाहर से सिर्फ उस छेद के जरिए अंदर जाया जा सकता है। जब तुम अंदर चले जाओगे उसके बाद वो तुम्हें नोचेंगे, वो तुम्हें मारेंगे। तुम हाथ लगाकर उस दीवार को तोड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले वो शक्ति जो इतने सालों से कैद है वो तुमसे बलिदान मांगेगी। तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। मैं मरना नहीं चाहता था, मैंने मना कर दिया। वो राजा था और उसने ये आदेश दिया कि मुझे वहां छेद के जरिए पहुंचाया जाए। मेरा साथी मुझे धोखा दे चुका था। मेरे आंखों में आंसू थे और वो छाया पुरुष जिसके स्वभाव को मैं पहचान नहीं पाया, हाव भाव में पहचान नहीं पाया, वो राजा बनना चाहता था। शायद तभी मेरा बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। मुझे पकड़कर छेद के जरिए दूसरी तरफ भेजा गया कि मैं दरवाजे को खोल दूं, तोड़ दूं, लेकिन मुझे बलिदान तो देना ही था। जब मैं वहां पर था, मुर्दे जमीन से उठ रहे, काली शक्तियां निकल रही जो किसी एक पर हावी होती। मुझे चीरा गया, मुझे जलाया गया, मुझे मारा गया। दरवाजे पर हाथ लगाकर मैं उसे तोड़ सकता था और मैंने ऐसा किया। वहां पर मुझे ऐसी आग में खींचा गया, रूह को तड़पाया गया, लेकिन कुछ क्षण के लिए कि उन परछाइयों ने, उन मुर्दों ने मेरा रूप खत्म कर दिया और मैं एक राख की तरह काला हो गया, एक छाया की तरह। खुद को वो छाया पुरुष मैं महसूस कर सकता था, खुद को वो छाया पुरुष मैं देख सकता था। और उसके बाद जब वो दरवाजे खोले गए, वो टूटे,
मैं एक धारा में खींचा, समय की धारा। वो प्रवाह जो दीवार टूटने पर निकलता, वो दरवाजे टूटने पर जो शक्ति निकलती, वो मुझे समय में पीछे फेंक देती। यही बलिदान था। मुझे 10 साल पीछे फेंका गया, वो काले रूप में, एक छाया पुरुष के स्वरूप में, महल के बाहर। और उसके बाद सब कुछ समझ में आया। वो छाया पुरुष कोई और नहीं, मैं ही था। मैं उस राजा को खत्म नहीं कर सकता था। मुझे अपना किरदार दोबारा निभाना था, एक अलग रूप में। पहले मैंने उस राजा को हराया अपने स्वरूप में, अब हराना है छाया पुरुष के स्वरूप में। मैंने ऐसा किया और अंत में खुद को ही, जो छाया पुरुष नहीं था, बलिदान देने के लिए उसी जगह भेजा था, ताकि मैं दोबारा अपने रूप में आऊं और उसके बाद शासन करूं और आज़ादी दूं। आज़ादी क्रूरता से, आज़ादी टैक्स से, आज़ादी ये बुरी दुनिया से। दोबारा ये दुनिया आज़ाद बनेगी, बिल्कुल पहले जैसे। मैं वैसा राजा बनूंगा। और इस किताब में मैं अपनी ये जीवनी इसीलिए लिख रहा हूँ, भविष्य में कोई इसे पढ़े, कोई इसे सुने तो ये समझ पाए कि कैसे दुनिया इतिहास में बदली थी और भविष्य में इसकी कहानी भी किसी तक शायद ना पहुँचे। इस किताब के ज़रिए शायद पहुँच भी जाए। बदलाव और बलिदान ज़रूरी होता है इस दुनिया को चलाए रखने के लिए। बुरे लोग हमेशा शासन नहीं कर सकते। अच्छाई एक समय पर आपको आगे ले ही आती है, भले ही आपके रूप बदल जाएं। मैं नहीं जानता आप किस दुनिया में रहते हैं, किस समय में रहते हैं, लेकिन अब भी आपको गुलाम बनाया गया होगा अलग तरीके से, सच छिपाया होगा अलग तरीके से, शायद आज़ादी भी मिले अलग तरीके से।